मैं विनय जैन, विजिल आईएएस, आप सभी लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वीडियो सीरीज़ में हम अभी मुख्य परीक्षा को लेकर के वीडियो बना रहे थे, लेकिन बीच में मुझे इस तरह का एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, अभी उनको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो नहीं पता है। तो कई अभ्यर्थी प्री और मेंस के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से उनका जो मेंस परीक्षा है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का विचार किया और इस वीडियो को आपके सामने लाते हुए मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। आइए देखते हैं हम कि इस वीडियो में प्री और मेंस और इंटरव्यू यानी पूरी जो परीक्षा प्रणाली है हमारी, उस परीक्षा प्रणाली की जो बारीकियां हैं उनको यदि हम ठीक से समझेंगे तो हमें अपनी रणनीति बनाने में, हमें एक दिशा गेन करने में और अपनी जो एक तैयारी है उसको प्रॉपर तरीके से करने में मदद मिलेगी। तो प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में अंतर आज का हमारा ये टाइटल है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो परीक्षा पद्धति है यानी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 3 तरह की एग्ज़ाम होती हैं। सबसे पहले आपकी प्री एग्ज़ाम होती है यानी प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि उसका नाम ही है कि ये अभ्यर्थी के शुरुआती चरण का एग्ज़ाम होता है, इसीलिए इसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं। और फिर उसके बाद जब अभ्यर्थी प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेता है, देन फिर उसे मेंस परीक्षा, जैसा कि इसका नाम ही है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, यानी ये तीनों परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। जब अभ्यर्थी इस परीक्षा को भी क्वालिफाई कर लेता है तब फिर वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं यानी आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। और आत्म साक्षात्कार के बाद आप सभी जानते हैं प्रावीण्य सूची बनाई जाती है। उस प्रावीण्य सूची में नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी होती हैं वो सारे अभ्यर्थी 1 नंबर से लेकर जितनी वैकेंसीज होती नीचे तक उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, इसको मैं अपराइट पिरामिड से समझाता हूँ आपको। जैसे कि अगर हम देखें कि प्रारंभिक परीक्षा जो है यहां देखिए अपराइट पिरामिड है ये। तो इसका जो बेस है यानी ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का स्तर है, यानी इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं यानी जो अभ्यर्थियों की संख्या जो होती है वो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक होती है। और उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें करीब 3 से 4 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं और जो आपकी वैकेंसीज होती हैं उसके 15 टाइम्स यानी 15 गुने अभ्यर्थी करीब मेंस परीक्षा में पहुंचते हैं। यानी 3 लाख में अगर मैं मोटा मोटा 400 वैकेंसीज मानूं तो 3 लाख से अभ्यर्थियों की संख्या एकदम से घटकर 6000 पर आ जाती है। यानी दूसरे स्तर में अगर आप देखते हैं तो मेंस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अचानक से कम हो जाती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, एक छटनी परीक्षा है जिसमें ये देखा जाता है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने लायक है भी कि नहीं है। अब जो मुख्य परीक्षा में 6000 अभ्यर्थी बैठते हैं, अगर 400 पोस्ट है आपकी, तो उसमें से आप जानते हैं 2.5 गुने जो अभ्यर्थी होते हैं करीब, वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू। 2.5 गुने का मतलब ये हुआ करीब आपका कि जो 400 वैकेंसीज है, 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 स्टूडेंट्स जो रहता है वो आपका इंटरव्यू तक पहुंचता है। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होता है 1000 में से वो आपका 400 बचता है। अब आप देखिएगा कि कितने सारे फिल्टर लगे हुए हैं।
पहला सबसे बड़ा फिल्टर प्रीलिम्स का है और इसमें आपने देखा होगा कि सारे अभ्यर्थियों को छांट दिया जाता है और केवल 6000 अभ्यर्थी बचते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद फिर अगला फिल्टर मेंस के बाद आता है, फिर अगला जो फिल्टर होता है आपका वो इंटरव्यू के बाद आता है और इस प्रकार छनते छनते या हटते हटते जो फाइनल सिलेक्शन यानी प्रावीण्य सूची होती है उसमें केवल 400 अभ्यर्थी बचते हैं। तो कहाँ 3 से 4 लाख से 400 अभ्यर्थियों का ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझना होगा और जब आप इसको समझेंगे आप खुद सोच सकते हैं कि 4 लाख में से 400 बच्चों का सिलेक्शन, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम काफ़ी कठिन है अभ्यर्थियों की संख्या की दृष्टि से। लेकिन यदि आप इसको ठीक से देखेंगे तो इसमें केवल मेरा जो अनुभव है 4 लाख बच्चों में 10,000 अभ्यर्थी ही ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में इस पूरी एग्ज़ाम पैटर्न की समझ होती है और वही उसमें एक प्रकार से उन्हीं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। बाकी जो 3,90,000 होते हैं वो अभ्यर्थी बेसिकली इसके लिए सिंसियर ही नहीं होते हैं, चूँकि वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए सिंसियर नहीं होते हैं। ये तो मैंने सामान्य सी बातें बताई हैं आपको, प्री मेंस और इंटरव्यू का एक जो रिलेशन है वो मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होती है आप सभी जानते हैं, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होती है, यानी ये छँटनी परीक्षा है आपकी। छँटनी परीक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें से उन अभ्यर्थियों को लेना जिनका एक नॉलेज का स्तर थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है आपका सीसेट का। सीसेट का पेपर अभी क्वालिफाइंग है और जो जीएस का पेपर है उसके अंक के आधार पर अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये तो हो गया आपका नॉलेज टेस्ट, यानी आपको कितना नॉलेज है, और जो दूसरा पेपर है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका जो लॉजिक है, आपका जो एप्टीट्यूड है वो किस लेवल का है। तो इसमें चूँकि अब ये क्वालिफाइंग हो गया है तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर जो आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के आधार पर फॉरेस्ट की एग्ज़ाम जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसमें इस पेपर का महत्व है, इसलिए इसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। और यदि बच्चे को ठीक ठाक जानकारी है और उसका एप्टीट्यूड लेवल अच्छा है तो वो प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाता है। अब यहाँ देखिए ये जो प्री एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपकी बहुविकल्पीय परीक्षा है जिसमें 4 विकल्प होते हैं और 4 में से आपको एक को चुनना होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये बहुत सारे जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनसे ये मिलता जुलता एग्ज़ाम होता है। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम है या रेलवे की एग्ज़ाम है या एसएससी की एग्ज़ाम है या व्यापम की एग्ज़ाम है। तो ये सारे जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी प्रीलिम्स परीक्षा में अपनी किस्मत को आजमाते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें एक क्राउड बहुत हो जाता है, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी प्रीलिम्स में ऐसे आ जाते हैं जिनकी मेंस परीक्षा की कोई तैयारी नहीं होती है और कई बार वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन वो मेंस को एस्केप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं जो मेंस एग्ज़ाम है आपका, ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली आपका रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा है। आप जानते हैं कि हर बात को आपको लिख करके बताना है और लिखने का जो आधार है, माध्यम है, वो है आपकी भाषा। भाषा आप अंग्रेज़ी हिंदी दोनों मीडियम यहाँ पे अलाउ हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। अब आता है जो आपने यहाँ पे नॉलेज गेन किया है, वो नॉलेज यहाँ में इस परीक्षा में रॉ मटेरियल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रीलिम का सिलेबस होता है और जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारा अंतर होता है। जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपने देखा होगा सामान्य हिंदी है या निबंध का पेपर है या इथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, ये पेपर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, तो इस एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। और जीएस में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं होते हैं पर मेंस में होते हैं। सरल भाषा में यदि मैं कहूँ
तो ये जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम से एक काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है, विस्तृत परीक्षा है और अभ्यर्थी के जो नॉलेज का स्तर होता है सभी विषयों में सामान्य अध्ययन के उनका इसमें परीक्षण किया जाता है। चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, भूगोल हो, इतिहास हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या आपका एथिक्स हो, सामान्य हिंदी हो, निबंध हो, सभी तरह की जो योग्यताएं अभियोग्यताएं होती हैं इसमें इसका परीक्षण हो जाता है। अब आते हैं ये जो मेंस एग्ज़ाम है इसका इम्पोर्टेंस समझिए आप सब लोग कि जो आपका मेरिट होता है उसका मेरिट का ये 87.5% स्कोर होता है केवल मेंस एग्ज़ाम का। मतलब ये 1400 अंक की परीक्षा होती है और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कुल एग्ज़ाम आपकी जो मेरिट बनती है वो 1575 में बनती है। तो उसमें इसका 87.5% भाग है। यहाँ मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि अभ्यर्थी अपनी जो पूरी ताकत है, अपनी जो पूरी उसकी स्किल्स हैं, वो सारी स्किल्स उसको इस एग्ज़ाम के लिए सेट करनी चाहिए। अगर वो इस एग्ज़ाम को ये समझ लेगा कि 87.5% है और इसी रणनीति के आधार पर वो मेंस परीक्षा की तैयारी करेगा, तो आप ये निश्चित मानिए कि उसको अगले चरण में इंटरव्यू में उतना ज़्यादा उसके लिए एक प्रकार से कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को यहाँ सिक्योर कर चुका है। आपने देखा होगा कई अभ्यर्थियों का मेंस में जो स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और फिर वो जब इंटरव्यू में जाते हैं अगर उनको औसत अंक भी मिलते हैं तो भी वो टॉपर बन जाते हैं। तो हमारा सारा जो फोकस होना चाहिए वो मेंस एग्ज़ाम पे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगर आप प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कहाँ से आप लिख पाएंगे, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। अब आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो एग्ज़ाम होती है वो ओरल एग्ज़ाम होती है, यानी मौखिक परीक्षा होती है आपकी, और जो मेरिट है आपका 100% उसका 12.5% अंक जो होता है वो आपका इंटरव्यू का होता है। अब इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, ये बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसलिए चूँकि इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है पहले से, इस अर्थ में ये परीक्षा कठिन होती है। कई बार आप देखते हैं अभ्यर्थी जिन चीज़ों को तैयार करके जाता है वो उनसे पूछी नहीं जाती, क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपका प्रीलिम्स में मेंस में ऑलरेडी हो चुका है। तो इंटरव्यू जो परीक्षा होती है वो पूरी अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो लाइक ए ऑफिसर या अधिकारी लायक है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो ये तो बात हुई प्री, मेंस और इंटरव्यू की। हम अपने अगले स्लाइड्स में अब इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्री और ये लिखा है आपका मेंस। सिंपल बात ये है कि जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं, यानी ये फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम है, तब आप सेकंड स्टेज में जाते हैं। ओके। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का मेमोरी लेवल यानी याददाश्त उनकी जो क्षमता है वो कमज़ोर होती है, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं तथ्यों को लेकर के, या उनका जो रेंज है पढ़ने का वो थोड़ा कम है, यानी अदर बच्चों के हिसाब से उनके पास कम सूचनाएं हैं, कम फैक्ट्स हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ हो जाता है। देखिए फिर से सुनिए, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले तो आपका मेमोरी लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, आपके पास अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चूँकि ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो है तो है ऑब्जेक्टिव, आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे
फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में। अब आप देखिएगा कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो पूरी परीक्षा को एक साथ लेकर चलते हैं, तो वो जो अभ्यर्थी होते हैं वो सेकंड स्टेज में की परीक्षा में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। कुछ अभ्यर्थी केवल प्री ही पूरे साल पढ़ते रहते हैं और कई कई अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं कि जब तक उनका प्री नहीं निकलता है वो मेंस की तैयारी ही नहीं करते। तो अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार की जो उनकी गलत रणनीति है उससे उन्हें कई कई वर्ष इस एग्ज़ाम में लग जाते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कम से कम अभ्यर्थियों को ये करना चाहिए कि जो प्री के टॉपिक हैं और जो मेंस के टॉपिक हैं, जो सिमिलर हैं, समान हैं, वो कम से कम उनको एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी 2020 का जो अभी सिलेबस आया है, उस सिलेबस में अगर आप देखें उसका जो पैटर्न है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, यदि अभ्यर्थी थोड़ा यहाँ पे होशियारी से काम करें तो वो समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव हमारी एग्ज़ाम है उसमें जो 3 और 5 मार्कर के क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीलिम्स में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर और इस प्रकार आप देखते हैं प्री और मेंस के जो सिलेबस में सिमिलरिटी है 25 से 30 से 40% जो आपका सिलेबस है मेंस का वो इस आधार पर तैयार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को ये रणनीति अपनाना चाहिए, प्री और मेंस को वो अलग अलग ना माने, उनको इंटीग्रेटेड माने, यानी कि ये दोनों एग्ज़ाम आपस में संबद्ध हैं और दोनों को एक साथ लेकर के चलें। अब आते हैं हम लोग कि इसमें सभी तरह के अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा में एलिजिबल होते हैं, यानी योग्य होते हैं। योग्य होने का मतलब कि वो उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। चूँकि ये एग्ज़ाम ओपन एग्ज़ाम होती है, यानी कोई भी अभ्यर्थी यहाँ इस परीक्षा में बैठ सकता है, केवल वो कुछ बातों को फुलफ़िल करता हो, 21 ईयर ओल्ड हो और उसका ग्रेजुएशन हो, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं। अब यहाँ जो बात है वो ये है, चूँकि इसमें 3 से 4 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं और इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वैकेंसीज कम है यहाँ पे, अगर वैकेंसीज कम है तो जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनकी मेंस की अच्छी तैयारी होती है वो इस एग्ज़ाम में बीट कर जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और मेंस की उनकी तैयारी का फिर कोई मतलब नहीं, 1 साल चला जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि अगर अभ्यर्थी प्री एग्ज़ाम फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये गेटवे है आपकी एग्ज़ाम का, एक प्रवेश द्वार है। अगर आप यहीं रुक जाएंगे तो आपके पूरे जो प्रक्रिया है, अगले अगले जो चरण है परीक्षा के, वो सब ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और फिर अभ्यर्थी एकदम क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं निराशा का भी भाव आता है ना। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी प्री की तैयारी को इस लेवल पर रखें कि उनका कभी भी प्री ना रुके। अगर कभी भी प्री नहीं रुकता है तो वो एक बार मेंस लिखते हैं, दूसरी बार लिखते हैं, तीसरी बार लिखते हैं, 2-3 बार में अगर अभ्यर्थी एक प्रकार से उसके लिए एक अपनी एबिलिटी, स्किल्स ये बढ़ा लेता है तो निश्चित तौर पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये छठवीं परीक्षा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है ये पहले आपने देखा होगा डायरेक्ट मेंस होता था। इसका महत्व केवल ये है कि ये सभी अभ्यर्थियों को मेंस नहीं लिखवाया जा सकता है, क्योंकि 3 लाख बच्चे मेंस लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं सालों तक कॉपी चेक नहीं हो सकती है। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इससे अधिक इसका कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन महत्व इस दृष्टि में है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान एक फाउंडेशन बन जाता है, एक आधारभूत जो संरचना है वो तैयार हो जाती है और उसके आधार पर वो अगले अगले चरण की परीक्षाओं में अच्छा कर पाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के 50 टाइम्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे
क्वालिफ़ाई होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने बताया था जितनी वैकेंसीज़ है उसमें 15 का गुणा कर दीजिए, तो जितने अभ्यर्थी हैं वो उसमें क्वालिफ़ाई होते हैं। जैसे अगर मैं 2019 की बात करूं तो 540 इसमें वैकेंसीज़ हैं, जो कि अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हुए उसमें सबसे ज़्यादा है, और उसमें 15 का गुणा करेंगे तो ये करीब 8000 बच्चों के आसपास आएगा। अब आते हैं रिटन एग्ज़ाम। अब आप यहाँ पे ये समझना है कि 3 से 4 लाख बच्चों में 8000 बच्चे ही मेंस लिखते हैं, है ना? तो बहुत हद तक जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें छँट जाते हैं, और यहाँ पे केवल सिंसियर अभ्यर्थी ही बचते हैं। अब रिटन एग्ज़ाम है ये, है ना? लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा में आपने देखा है इसमें कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती, सिर्फ़ प्रश्न होता है। यानी आपको सारी चीज़ें रिकॉल करना है, सारी चीज़ों को रिकॉल करके लिखना है। तो यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपके पास 4 विकल्प होते हैं, तो आप उसमें से देख कर के एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऐसी सुविधा नहीं होती है, इसलिए अभ्यर्थियों को यहाँ चाहिए कि वो मेंस परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय वस्तु है, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, बार-बार लिखने का अभ्यास करें, शब्द सीमा में लिखने का अभ्यास करें, समय सीमा में लिखने का अभ्यास करें। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम थोड़ा-सा और डिटेल्स में जानते हैं इसको। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लिखा है कि ये मेमोरी टेस्ट है। अगर किसी की याददाश्त बढ़िया है तो उसके लिए प्री परीक्षा बहुत आसान होती है। लेकिन यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, यानी यहाँ पर आपको डिटेल्स में हर चीज़ को लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, और उसके लिए आपको केवल ना केवल नॉलेज होना चाहिए, बल्कि आपको एक आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, और लैंग्वेज के साथ-साथ कि आप उस तथ्यों को एक भाषा के साथ किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, ताकि परीक्षक को जाँचने में सुविधा हो, आकर्षक लगे, और आप में अगर ये तीनों प्रकार की योग्यता है तो आपके लिए मेंस एग्ज़ाम आसान है। अब देखिए यहाँ पे जिस पर अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखें एमपीपीएससी, तो वो जीके और जीए टेस्ट है, यानी जनरल नॉलेज का टेस्ट है, या वो जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, वो जीएस का टेस्ट नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीके, जीएस और इसमें क्या अंतर है जीए, जीके, जीएस में? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नॉलेज होता है, ज्ञान है, ज्ञान का जो स्तर है पहला, जिसको हम सतही स्तर कहते हैं, वो जनरल अवेयरनेस है। मतलब आप किसी विषय से मात्र परिचित हैं, है ना? जैसे मैं कहूँ कि नागोर्नो कोराबाख कारोबाख क्या है? ठीक, तो ये जनरल अवेयरनेस हो गया। उसको थोड़ा-सा और गहराई से समझते हैं तो वो जीके कहलाता है, और जब हम उसी को और गहराई से समझते हैं तो वो जीएस है। यानी जीएस वो चीज़ है जिसमें जीए भी है, जीके भी है, और स्वयं जीएस भी है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है अभ्यर्थियों को कि उनके जो ज्ञान का स्तर है उसमें बहुत अधिक व्यापकता चाहिए, बहुत अधिक गहराई चाहिए, तभी जाकर के वो इस परीक्षा में क्वालिफाई हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ देखिए लैंग्वेज बहुत महत्व रखती है, लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है। यहाँ लैंग्वेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अभ्यर्थियों के पास लैंग्वेज स्किल अच्छा होता है, भाषाई कौशल, भाषाई स्तर अच्छा होता है। भाषाई स्तर अच्छा होने का मतलब है कि उनको ना केवल उसके व्याकरण की जानकारी है ठीक-ठीक, बल्कि उसकी जो शब्दावली है विषय वस्तु की, वो भी बहुत अच्छी है। तो उसको अपन कहेंगे कि उनका लैंग्वेज स्किल जो है बहुत अच्छा है। ठीक है? यहाँ पर लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं। अब चौथा पॉइंट क्या है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, वो आपके मेरिट का पार्ट नहीं है। यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, उसका लाभ आपको मेरिट में नहीं मिलता है। मेरिट का अर्थ है जो आपकी रैंक डिसाइड होती है, जो आपकी फाइनल लिस्ट आती है, उससे आपका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए मेरिट रिलेटेड एग्ज़ाम है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरिट में 87.5% अंक जो होते हैं वो केवल आपके मेंस के होते हैं। इसलिए
मेंस में आपको एक तगड़ा एफर्ट करना चाहिए और उसके सारे जो आयाम हैं उनको आप ठीक से समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो अंतर है प्री और मेंस में वो है, यहाँ पे देखें आप, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम है, यानी जो जैसा है उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जहाँ पे है वहीं पर रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, तो यहाँ देखिए हर अभ्यर्थी उसको अपने ढंग से लिखेगा। यानी ये एग्ज़ाम जो है मेंस, वो आत्मनिष्ठ एग्ज़ाम है, विषयनिष्ठ एग्ज़ाम है। यानी जो फैक्ट्स है, आपके पास जो नॉलेज है, आप उस नॉलेज को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। यदि हम किसी भी मेंस एग्ज़ाम की अगर हम एक पेपर बनाएं और उस पेपर को बहुत सारे अभ्यर्थी सॉल्व करें, तो आप पाएंगे कि दो अभ्यर्थियों की एक जैसी कॉपी नहीं है। सबके लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, अपने अपने तरीके। लेकिन मैं यहाँ अभ्यर्थियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उनका जो लिखने का अपना तरीका है, उसको वो ज़्यादा बदले ना, उसमें करेक्शन करें, है ना? उसमें करेक्शन करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, उसमें वैल्यू एडिशन करें, ये करना चाहिए। उसको एकदम से ड्रेस्टिकली चेंज नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वन डे एग्ज़ाम है, यानी आपके सुबह और शाम में दोनों पेपर हो जाते हैं, जीएस का और सीसेट का। और आप देखेंगे यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, ये 6 डेज़ एग्ज़ाम है, यानी बैक टू बैक पेपर होता है आपका। अब यहाँ अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, यानी सारे 6 पेपर्स उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिट हैं, यानी और वो उन सभी को बहुत तेज़ी से रिकॉल कर सकते हैं, ये तभी होगा जब उन्होंने उसको कई बार रिवाइज़ किया होगा, कई बार उसको पढ़ा होगा और एक ऐसा की नोट्स बनाया होगा जिसमें एक प्रकार से सिंबॉलिक तरीके से सारा जो मैटर है वो बना होगा। उस रजिस्टर को वो आराम से 1-2 घंटे में पढ़ करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। आप सभी जानते हैं सारे नोट्स को पलटना संभव नहीं होता एग्ज़ाम के दिनों में, और फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें चूँकि एनर्जी लेवल अच्छा होता है, ये एनर्जी लेवल लगातार आपका डिक्रीज़ होता है। सेकंड में थोड़ा और कम हो जाएगा, थर्ड में और कम हो जाएगा, फोर्थ पेपर जो होगा उसमें और कम, और फिफ्थ और सिक्स्थ में ये जो है आपका एनर्जी लेवल लगातार डिक्रीज़ होता रहता है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की अगर तैयारी इस स्तर से है कि उनकी सारा जो सिलेबस है, सारा जो विषय वस्तु है उनको बहुत फास्ट तरीके से याद है, तो उनको यहाँ पे ये कठिनाई नहीं होगी। या जिन लोगों ने 1-2 बार मेंस पहले लिख लिया है, या जिन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ लगा के अपनी जो तैयारी है, अपना जो विषय वस्तु है उसको बार-बार तैयार किया है, तो उनको यहाँ लिखने में कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक पेपर कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। यहाँ निबंध का पेपर केवल 2 घंटे का होता है, बाकी सभी पेपर्स आपके 3 घंटे के होते हैं, और ये सभी पेपर्स आपको रिटिन यानी लिखने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये 6 पेपर हैं, यहाँ नंबर ऑफ पेपर्स आपके 2 हैं। तो इस अर्थ में भी देखें, अगर आप घंटों की दृष्टि से देखें तो भी ये बड़ी एग्ज़ाम है। अगर आप नंबर ऑफ पेपर्स की दृष्टि से देखें तो भी ये एग्ज़ाम उससे बड़ी एग्ज़ाम है। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारा जो एक मेंस टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला चल रहा है, उसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ हमने जिसको नाम दिया है रैपिड टेस्ट सीरीज़, यानी एक-एक 2-2 दिन के अंतराल के बाद आप अपनी तैयारी करें और जो आपने पढ़ा है उसको ब्रशअप करके और आप सारे ये पेपर्स दे सकते हैं। इसमें हमने जो पेपर्स रखे हैं वो 38 हैं। 32 पेपर्स आपके टॉपिक वाइज हैं, और जो आपके 6 पेपर हैं वो एफएलटी के हैं। टॉपिक वाइज जो टेस्ट पेपर हैं वो 90 मिनट्स के यानी 1.5 घंटे के। बाकी जो पेपर हैं वो आपके 3 घंटे का है। फिर ऑनलाइन जो फ़ी है इसकी 5,500 रुपये रखी हमने, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का जो फ़ीस है वो 7,500 है। तो जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, उसमें हम एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं।
वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एक एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। उसमें 18 पेपर हैं, यानी 3 बार आप उस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा ये टॉपिक वाइज़ है, एक टेस्ट सीरीज़ हमारा सेक्शन वाइज़ है जिसमें 21 पेपर हैं, और टॉपिक वाइज़ और एफएलटी का हमारा 5000 फीस है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्री और मेंस का जो डिफरेंस है वो ठीक से समझ में आया होगा, और समझने के बाद आप इन जो मैंने आपको बताया उन बिंदुओं पर आप विचार करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे, एक सुनियोजित प्लान बनाएंगे, और उसके आधार पर आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको गति प्रदान करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।